नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर, यानी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, जो 5 वर्षों के बाद हुई है। लेकिन इस दौरान क्या बात हुई, कैसे पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने बॉर्डर को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही, इसकी एक एक डिटेल आपको सत्ता में देंगे। फिर ये भी देखिएगा कैसे आज पराली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार की क्लास लगा दी और साफ कहा, अगर हालात नहीं सुधरे तो सख्त आदेश जारी किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली में कैसे प्रदूषण पर चिट्ठीबाजी वाला दौर शुरू हो गया है, ये भी नोट कीजिएगा। इसके बाद एक राजनीतिक कुंजी, वायनाड में प्रियंका गांधी के पारिवारिक शक्ति प्रदर्शन पर। आज प्रियंका गांधी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में वायनाड से नामांकन दाखिल किया। लेकिन इस दौरान प्रियंका गांधी की साड़ी की ज्यादा चर्चा क्यों है, ये भी देखेंगे। फिर यूपी के फूलपुर सीट के फुल राजनीतिक ट्विस्ट की बात करेंगे, जिसे उपचुनाव में कांग्रेस को दिए जाने की चर्चा है। लेकिन इसी बीच अचानक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने वहां से नामांकन दाखिल कर दिया। इस फूलपुर सीट पर कैसे अब सत्ता का क्लेश शुरू हुआ है, ये भी बताएंगे। एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां आज महाविकास अघाड़ी की सीटों का फाइनल फॉर्मूला सामने आ सकता है। लेकिन इससे पहले संजय राउत के शिवसेना की सेंचुरी वाले बयान से क्यों महाराष्ट्र की सियासत का तापमान थोड़ा बढ़ा है, इस पर भी एक सियासी कुंजी तैयार है। विमानों को बम धमकियों के मामले में आईटी मिनिस्ट्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और मेटा के अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की और पूछा, आपने खतरनाक अफवाहों को रोकने के लिए क्या किया? क्या यह भी जुर्म को बढ़ावा देने जैसा नहीं है? और एक चिंता बढ़ाने वाली खबर दाना तूफान को लेकर, जो 25 अक्टूबर को ओडिशा के तट से टकरा सकता है। इस तूफान को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की 288 टीमें तैनात हैं, जबकि 14 जिलों के सभी स्कूल कॉलेज की 25 अक्टूबर तक छुट्टी कर दी गई है। ये ट्रेलर हम आपको दिखाएंगे उस मुलाकात का, जो 5 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद हुई, वो भी भारत के परम मित्र के सौजन्य से, परम मित्र की धरती पर और परम मित्र के कूटनीतिक प्रांगण में, जिसके मायने भारत के लिए भी विशेष हैं और पूरी दुनिया के लिए भी अहम है। इसकी वजह यह है कि आज पीएम मोदी की द्विपक्षीय बातचीत कूटनीति के टेबल पर ऐसे शख्स से हुई जिसकी गिनती भारत के शत्रुओं में होती रही है, जिसका चरित्र हमेशा से संदिग्ध रहा है। आप बिना किसी शंका के समझ गए होंगे, यहाँ पर बात हो रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की, जो इस वक्त 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस में है। कल पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी को हर किसी ने देखा। सत्ता के न्यूज मित्रों को भी इनके कूटनीतिक मिलन की पूरी कहानी कल हमने बताई थी। आज थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। 50 मिनट की ये बातचीत भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की दृष्टि से बहुत अहम है, क्योंकि इस बातचीत से पहले ही एलएसी पर इसका असर एडवांस में दिखा। भारत और चीन की सेना डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हुई और आज जब जिनपिंग और पीएम मोदी ने हाथ मिलाए, एक टेबल पर आमने सामने वार्ता की, आपको बताते हैं पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने क्या कहा। पीएम ने कहा है कि सीमा पर हुए समझौते का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता हमारी प्राथमिकता है। भारत और चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए अहम है। इस दौरान शी जिनपिंग ने भी भारत के साथ संबंधों पर क्या कहा, सुनिए। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। Mr. Prime Minister, it's my great pleasure to meet you in Kazan. It's the first time for us to have a formal meeting in 5 years' time. China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global South. It's important for both sides to have more communication and cooperation, properly handle
our differences and disagreements and to facilitate each other's pursuit of development aspirations. It's also important for both sides to shoulder our international responsibility, set an example for boosting the strength and unity of the developing countries. कजान में मोदी और जिनपिंग की मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आधिकारिक जानकारी दी। एमईए ने कहा कि भारत और चीन का रुख सकारात्मक रहा। मुलाकात के दौरान सैन्य कूटनीति के स्तर पर बात हुई, आपसी सहयोग पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने एलएसी पर समझौते का स्वागत किया। चीन पर भरोसा करना लेकिन कितना सही होगा ये तो वक्त बताएगा। और क्या चीन इस मुलाकात के बाद अपनी हरकतों में सुधार करेगा, इसकी गारंटी भी शायद ही कोई ले पाए, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में फर्क का लंबा और विवादास्पद इतिहास रहा है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुलाकात का क्रेडिट भारत के परम मित्र रूस को जाता है। इसकी इनसाइड स्टोरी जानने के लिए आपको पिछले कुछ महीनों की घटनाओं, मुलाकातों और बयानों के कूटनीतिक मतलब को समझना चाहिए। TV9 संवाददाता मनीष झा को जो जानकारी मिली है उसमें यह दावा है कि रूस ने भारत और चीन के बीच संबंध सुधारने की पहल की। ब्रिक्स से संबंधित अलग अलग मीटिंग के दौरान रूस की तरफ से दोनों देशों को संबंध सुधारने का आग्रह किया गया। रूस ने यह संदेश दिया कि एशिया की शांति और स्थिरता के लिए दोनों देशों के संबंध सामान्य होने जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चीन के साथ संबंध सुधारने का स्पष्ट संकेत दिया। सरकार ने महसूस किया कि आर्थिक और क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चीन के साथ संवाद को नए सिरे से शुरू करना आवश्यक है। इस रणनीति के तहत दोनों देशों ने धीरे धीरे उच्च स्तरीय कूटनीति में कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में जुलाई में अस्ताना में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की मीटिंग में बात आगे बढ़ी। लाओस में 25 जुलाई को दोनों देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक में मोदी जिनपिंग की बैठक को लेकर अंतिम फैसला लिया गया। रूस में 12 सितंबर को एनएसए अजीत डोवल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक को अंतिम रूप दिया था। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। ऐसी ही एक टेबल पर पीएम मोदी और जिनपिंग नहीं आए हैं। इस मुलाकात से पहले कूटनीतिक माहौल बनाया गया। इसी वर्ष मई में चीन ने अपना नया राजदूत भारत भेजा था। दिल्ली में हू फियोंग ने भारत की प्रशंसा करते हुए कई बयान दिए और काफी एक्टिव भी दिखे। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी कई मौकों पर कहा कि चीन के साथ गलवान के बाद बढ़े सीमा विवाद का 75% या उससे ज्यादा समाधान हो चुका है। एनएसए अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से स्पष्ट कहा कि सामान्य संबंधों के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता अनिवार्य शर्त रहेगी। पिछले कुछ महीनों में चीन का विदेश मंत्रालय और चीन के मीडिया ने लगातार भारत की तारीफ करते हुए बयान दिए। चीनी मीडिया ने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की तारीफ की, जिससे संबंधों में सकारात्मक माहौल बना। सिर्फ इतना ही नहीं, वीजा और व्यापार से जुड़े मामले में राहत भी दी गई। अब देखना यह होगा कि कजान की ये ऐतिहासिक मुलाकात भारत चीन संबंधों में किस तरह का बदलाव लेकर आती है। ब्रिक्स सम्मेलन में महामुलाकात के साथ साथ आज वो संदेश भी सुर्खियों में रहा जो पीएम मोदी ने युद्ध, आतंकवाद, आर्थिक चुनौतियों पर पूरी दुनिया को दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध, संघर्ष जैसी चुनौतियों से घिरी है। विश्व में नॉर्थ साउथ और पूर्व पश्चिम में डिवाइड की बात हो रही है। वहीं आतंकवाद पर पीएम ने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। युवाओं को कट्टरपंथ में जाने से रोकना होगा। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड की कोई जगह नहीं है। जाहिर है ब्रिक्स के मंच से ये संदेश विशेष तौर पर उन देशों के लिए है जो आतंकियों को पनाह देते हैं, शह देते हैं। पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से आज आर्थिक संदेश भी दिया, जिसमें चुनौतियों और भारत की आर्थिक शक्तियों का जिक्र किया गया। पीएम ने कहा कि विश्व आर्थिक अनिश्चितता के दौर से घिरा हुआ है। ये भी कहा कि यूपीआई पेमेंट्स भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ब्रिक्स देशों के साथ यूपीआई सिस्टम शेयर करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी की भी बात उन्होंने की। ब्रिक्स के सभी देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। भारत में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को तेजी से बढ़ाने के लिए हमने गति शक्ति पोर्टल बनाया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इंटीग्रेटेड प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में
मदद मिली है। ब्रिक्स देशों के बीच फाइनेंशियल इंटीग्रेशन बढ़ाने के लिए प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। लोकल करेंसीज में व्यापार और सुगम रूप से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट से हमारा आर्थिक सहयोग सुदृढ़ होगा। भारत द्वारा बनाया गया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसे कई देशों में अपनाया गया है। हमारी विविधता और मल्टीपोलरिटी में हमारा दृढ़ विश्वास हमारी ताकत है। हमारी यही ताकत और मानवता में साझा विश्वास हमारी भावी पीढ़ी के समृद्ध और सशक्त भविष्य को सार्थक रूप देने में सहयोग होगा। भारत और चीन में रिश्ते सुधरने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि इस मुलाकात से सिर्फ 24 घंटे पहले एलएसी पर भारत और चीन में समझौता हुआ। देपसांग डेमचौक में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, जो गलवान संघर्ष के बाद पहली बार होगा। मतलब ये कि यहां पर 2020 से पहले वाली स्थिति होगी। देपसांग डेमचौक में फिर से पेट्रोलिंग शुरू होगी। आज चीन ने भी इस समझौते पर आधिकारिक मोहर लगा दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो भारत से विवादित मुद्दे का समाधान चाहता है। चीन अब प्रस्तावों को लागू करने पर काम करेगा। एक सवाल तो ये भी है कि क्या चीन के इस हृदय परिवर्तन पर यकीन करना चाहिए? चीन की ऐसी ही चाल और नियत को ध्यान में रखते हुए विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। आज कांग्रेस ने मोदी सरकार पर डीडीएलजे वाले फिल्मी स्टाइल में आरोप लगाए। बाकायदा डीडीएलजे का फुल फॉर्म भी बताया: डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई, जस्टिफाई। इन आरोपों के बाद 6 सवाल पूछे। पहला सवाल, क्या भारतीय सैनिक देपसांग में हमारी दावे वाली लाइन से बॉटलनेक जंक्शन से आगे के 5 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक पेट्रोलिंग करने में सक्षम होंगे, जैसा कि वो पहले करने में सक्षम थे? दूसरा सवाल, क्या भारत के सैनिक डेमचौक में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा पाएंगे जो 4 साल से ज्यादा समय से हमारे दायरे से बाहर हैं? क्या हमारे सैनिक पेंगोंग त्सो में फिंगर 3 तक ही सीमित रहेंगे, जबकि वो फिंगर 8 तक जा सकते थे? क्या हमारी पेट्रोलिंग टीम को गोगरा हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र में उन 3 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जाने की छूट है जहां वो पहले जा सकते थे? क्या भारतीय चरवाहों को एक बार फिर चुशूल में हेलमेट टॉप, मुक्पारे, रेजांगला, रिचनिला, टेबल टॉप और गुरुंग हिल में पारंपरिक चरगाहों तक जाने का अधिकार दिया जाएगा? क्या वो बफर जोन जो हमारी सरकार ने चीनियों को सौंप दिए थे, जिसमें रेजांगला में युद्ध नायक और मरणोपरांत परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह का स्मारक स्थल भी शामिल था, अब अतीत की बात होगी? ऐसे ही और सवालों के साथ कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आप भी सुनिए। तो चीन ने भारत के कौन से ऐसे इलाके थे नियंत्रण रेखा के ऊपर जहां पर घुसपैठ की थी? क्या चीन की जो फौज है पीएलए उन सारे इलाकों से वापस चली गई है? क्या ये जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स की बात हो रही है उसके बाद वो जो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे कथित तौर पे हमारे सुरक्षा बल नहीं जा पा रहे थे, क्या अब वो जाने में सक्षम रहेंगे? सत्ता में अब बात उस वायु प्रदूषण की जिसे अब दिल्ली एनसीआर की जनता स्वीकार करने के लिए मजबूर हो चुकी है, क्योंकि ये प्रदूषण अब ना चाहते हुए भी यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जिसमें वो हर वर्ष रहने और सांस लेने के लिए मजबूर हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली में बढ़ते इस प्रदूषण के लिए जो बड़ी वजह है, उस पर सिर्फ सियासी प्रदूषण फैलाया जा रहा है, और इस वजह का नाम है पराली। जब जब दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन और खराब हवा की बात होती है, तब पटाखों को बैन करने पर पूरा जोर लगाया जाता है, लेकिन पराली पर सिर्फ राजनीतिक शोर मचाया जाता है। लेकिन आज इसी पराली को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को खूब सुनाया है, और लोगों के मूल अधिकारों की बात करते हुए जो कुछ कहा है वो आज आपको जानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पराली जलाने वालों पर कार्रवाई करने में पंजाब और हरियाणा की सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कोर्ट ने टिप्पणी की, पराली जलाने पर सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी हो रहे हैं,
इससे साबित होता है कि पराली जलाने के खिलाफ कदम उठाने को लेकर किसी भी तरह की गंभीरता नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण और शुद्ध हवा देश के हर नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन पराली को लेकर सरकारों की नाकामी नागरिकों के इस मूल अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने आज ये भी सवाल किया कि राज्य के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने आज पराली पर गोलमोल जवाब देने के लिए पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई और कहा कि सारी हकीकत आपको बताएं, वरना अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने साफ कह दिया कि अगर स्थिति में सुधार नहीं आया तो इस पर सख्त आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 अब शक्तिहीन हो चुका है और अब ये बिना दांतों वाला अधिनियम है। इसके लिए कोर्ट ने पूछा कि दंड का प्रावधान करने वाली धारा 15 में संशोधन क्यों किया गया। अब हम आपको बारी बारी से ये बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पराली प्रदूषण पर पंजाब और हरियाणा सरकार की क्लास लगाई और इससे आपको ये भी समझ आएगा कि पराली जलाने को लेकर ये सरकारें कितनी गंभीर हैं। अदालत ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा कि इस वर्ष पराली जलाने की कितनी घटनाएं हुई। इस पर जवाब मिला 1510 घटनाएं। कोर्ट ने पूछा 1510 घटनाओं में कितनी एफआईआर दर्ज हुई, तो पंजाब सरकार की ओर से जवाब आया 1084 एफआईआर। जज साहब ने सवाल किया 1084 घटनाओं में 470 पर ही मामूली जुर्माना क्यों लगाया गया। इस पर पंजाब सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि करीब 11 लाख रुपए वसूले गए हैं। लेकिन कोर्ट ने फिर यह भी पूछा कि 600 लोगों से जुर्माना क्यों लिया गया और कहा कि पंजाब सरकार ये संदेश दे रही है कि कानून तोड़ने वाले आसानी से बच जाएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को भी खूब सुनाया। कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाने पर अप्रैल से अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई। इस पर हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दिया गया 32 एफआईआर। अदालत ने सवाल किया, जब पराली जलाने की घटनाएं 400 से ज्यादा हुई हैं तो एफआईआर सिर्फ 32 क्यों। इस पर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा बाकी के खिलाफ चालान किया गया है। कोर्ट ने पूछा किसी पर सिर्फ जुर्माना और किसी पर एफआईआर, ऐसा क्यों। इसका कोई स्पष्ट जवाब हरियाणा सरकार की ओर से नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं और ये सही नहीं है। अब इस लापरवाही का नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली की हवा हर दिन के साथ और ज्यादा जहरीली होती जा रही है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ज्यादा रहा, जो गंभीर श्रेणी में आता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पराली अब भी जल रही है और इस पर खुलकर राजनीतिक चाल भी चली जा रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 13 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की सबसे ज्यादा 1510 घटनाएं पंजाब में हुई हैं। ये वही पंजाब है जहां दिल्ली की तरह आम आदमी पार्टी की सरकार है। चौंकाने वाली बात यह है कि पराली जलाने के मामले में हरियाणा से ऊपर फिलहाल उत्तर प्रदेश का नंबर है, जहां इसी दौरान पराली जलाए जाने की 723 घटनाएं हुई हैं, जबकि दिल्ली से सटे बीजेपी शासित हरियाणा में 655 घटनाएं दर्ज की गई हैं। वैसे पिछले कुछ वर्षों में पराली जलाने की घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि अगर दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है तो इस पराली वाली आग को तुरंत और पूर्ण रूप से बुझाना होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में पंजाब में पराली जलाए जाने की 95,000 से अधिक घटनाएं हुई थी, लेकिन पिछले साल यानी 2023 में यह आंकड़ा 52,000 के करीब आ गया था। इसी तरह हरियाणा में भी 2019 में पराली जलाए जाने की 14,122 घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले वर्ष ये नंबर भी 8,000 के करीब आ गया था। लेकिन अब भी पंजाब और हरियाणा में किसान खुलेआम पराली जला रहे हैं, जिसके धुएं में दिल्ली और एनसीआर वालों का दम घुट रहा है। और अब एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग प्रोटेक्शन सिस्टम की रिपोर्ट ने भी ये चिंता का अलार्म बजाया है, जिसके अनुसार अगले 2 दिन में दिल्ली में पराली का जहर 5 गुना तक बढ़ सकता है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर 7 गुना तक जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कैसे राजनीतिक प्रदूषण फैल रहा है, इस पर एक न्यूज रील आपको दिखाते हैं। पंजाब में लाख सख्ती के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम इस वक्त मोहाली के डेरा बस्सी में मौजूद हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे
किसान ने खेत में आग लगा रखी है और आग लगाने के बाद सीधा ट्रैक्टर भी चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह के निशान ना बचें, क्योंकि पुलिस काफ़ी सख्त है। पुलिस प्रशासन ने सख्ती अपना रखी है। पंजाब में अब तक 874 से ज़्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं। दिनों से तो दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही एयर पोल्यूशन बढ़ गया है और इसकी वजह से हमें बीच में मिस भी करना पड़ता है, एक दो दिन जो है बीच में आना मॉर्निंग वॉक के लिए। और सांस से संबंधी बीमारी तो कॉमन है, जो कि सभी बताते भी हैं। आँखों में कुछ जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो अभी तक पंजाब में भी पराली जल रही है, उत्तर प्रदेश में भी जल रही है, हरियाणा में भी जल रही है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि पंजाब ने जो है आधे से ज्यादा पराली जलने की घटनाओं को कंट्रोल किया है पिछले 2 साल में हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा में घटनाएं बढ़ रही हैं, वो थोड़ा समझ के परे है। वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली वाले कांग्रेस को आरोपित करते थे। आज क्योंकि उनकी अपनी सरकार है, इसलिए वो हरियाणा की और यूपी की बात करते हैं। 9 साल से हर बार कुछ ना कुछ नई बात करते हैं। दिल्ली में जो प्रदूषण है इस बुरे हालात में पहुंचा है, उसके लिए 2 अपराधी। मैं आरोप लगाता हूं सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी पर और आम आदमी पार्टी, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए दिल्ली की जनता को जहरीली हवा सांस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश। अब दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर चिट्ठीबाजी वाला दौर भी शुरू हो गया है। लेटर लिखे जा रहे हैं, नई नई डिमांड की जा रही है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है जिसकी चर्चा सियासत से सोशल मीडिया तक की जा रही है। दिल्ली सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के परिवहन मंत्री को लेटर लिखा गया है और इस लेटर में यह अपील की गई है कि सर्दियों तक दिल्ली में डीजल बसों को ना भेजा जाए, क्योंकि इससे प्रदूषण के स्तर में इजाफा हो सकता है। वैसे जिन राज्यों को चिट्ठी भेजी गई है उसमें पंजाब का नाम नहीं है। इसके अलावा दिल्ली NCR में प्रदूषण पर एक सियासी नैरेटिव की भी खूब चर्चा हो रही है और इसे लेकर भी कई सवाल पूछे जा रहे हैं। जैसे ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए पहले पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, यूपी सरकार जिम्मेदार थी। इनमें 2 राज्यों में तब बीजेपी और एक में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। इसके अलावा हमेशा की तरह प्रदूषण के लिए पटाखों और गाड़ियों की जिम्मेदारी बताई जाती थी, लेकिन दिल्ली अब इसमें थोड़ा बदलाव हो गया है। अब हरियाणा, यूपी और राजस्थान के सिर पर प्रदूषण की बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है और पटाखे और गाड़ियां पहले की तरह प्रदूषण को लेकर बदनाम हो रहे हैं। अब दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की ओर से एक नई डिमांड भी दे दी गई है और इसमें कृत्रिम बारिश का नाम शामिल है। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कृत्रिम बारिश के जरिए प्रदूषण को कम करने के लिए एक साथ एक बैठक बुलाकर अनुमति देने की मांग की गई है। वैसे अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कृत्रिम बारिश क्या होती है और दिल्ली में ये कैसे कराई जाएगी, तो वो भी समझ लीजिए। आसमान में विमानों के जरिए एक तय ऊंचाई पर बादलों के बीच केमिकल छोड़े जाते हैं। इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। क्लाउड सीडिंग में केमिकल के रूप में सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस और साधारण नमक का घोल होता है। इस घोल को बादलों के बीच छोड़ने के लिए विमान हवा की दिशा में से उल्टी दिशा में उड़ान भरता है। इसी दौरान छिड़काव भी होता है। केमिकल छिड़काव के लिए आसमान में कम से कम 40% बादल जरूरी होता है। परेशानी यह है कि नवंबर में राजधानी के ऊपर बादलों की मात्रा कम रहती है, इसलिए क्लाउड सीडिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे क्लाउड सीडिंग के लिए जरूरी नहीं है कि विमान से बादलों के बीच उड़ान भरी जाए। ये काम बलून या रॉकेट से भी किया जा सकता है। वैसे दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की मांग तो कर रही है, लेकिन अभी तक इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं कि इस तरह की बारिश से प्रदूषण कम होगा या नहीं। हालांकि यह भी तथ्य है कि बारिश होने पर हवा में PM 2.5 कण की संख्या में कमी आती है, जिससे हवा साफ भी होती है। अब राजनीतिक कुंजी खोलने का वक्त हो गया है और इसमें सबसे पहले हम बात महाराष्ट्र की करेंगे, क्योंकि यहां से अभी थोड़ी देर पहले ही एक बड़ी खबर आई है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला फाइनल हो गया है। सीट बंटवारे पर सहमति बन गई है और यह तय हुआ है कि कांग्रेस शरद पवार गुट NCP का और उद्धव गुट शिवसेना का 85-85 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, यानी बची हुई 33 सीट दूसरे दलों को दी जाएंगी। इस सबके बीच शिवसेना उद्धव गुट ने 65 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। आदित्य ठाकरे मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे।
हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई, उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। बॉलीवुड की एक फिल्म थी अ वेडनेसडे। अगर आज की राजनीतिक तस्वीरों पर कोई फिल्म बनती तो उसका नाम होता अ पॉलिटिकल वेडनेसडे, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पश्चिम तक के राज्यों से आज कई शक्तिशाली राजनीतिक तस्वीरें सामने आई, जिनका अगले कुछ वर्षों तक और अगले कुछ चुनावों तक गहरा प्रभाव रहेगा। दक्षिण भारत के वायनाड से गांधी परिवार की पावरफुल तस्वीर सामने आई, जिससे ये पता चला कि प्रियंका गांधी चुनावी राजनीति में प्रवेश कर गई हैं। यूपी से एक तस्वीर आई जिसमें समाजवादी पार्टी ने 2027 के यूपी चुनाव का टीजर दिखाया। ये दोनों राजनीतिक खबरें काफी अहम हैं, जिस पर विस्तृत राजनीतिक कुंजी तैयार है। पहले वायनाड चलते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज चुनावी राजनीति में प्रवेश कर गईं। आज उन्होंने वायनाड उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। 52 वर्ष की प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। इस विशेष अवसर पर गांधी परिवार के ज्यादातर सदस्य उनके साथ थे। प्रियंका गांधी के साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा, गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी यानी उनके बेटे रेहान भी पहली पंक्ति में उनके साथ ही बैठे हुए दिखे। एक दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी के एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पीछे की सीट पर सोनिया गांधी बैठी हुई दिखी। थोड़ी देर के बाद सोनिया गांधी आगे की सीट पर आ गई। खड़गे और राहुल गांधी पीछे की सीट पर चले गए। राहुल गांधी की जगह एक स्थानीय नेता ने ले ली। दरअसल नियम के मुताबिक नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में हो सकते थे, इसीलिए अलग अलग वक्त पर अलग अलग लोग वहां मौजूद थे। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी ने एक रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ भाई राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रोड शो में काफी भीड़ थी। कांग्रेस समर्थकों में जश्न का माहौल था। प्रियंका गांधी ने अपने समर्थकों को संबोधित भी किया और कहा कि जब वो 17 साल की थी तब पहली बार पिता के साथ 1989 में कैंपेन किया था। तब से इन 35 साल के दौरान मां और भाई के लिए वोट मांगे। अब पहली बार खुद के लिए जन समर्थन मांग रही हैं। इस भावुक अपील के अलावा उन्होंने 4 बड़ी बातें कही। सत्ता में आए लोगों ने नफरत का इस्तेमाल किया। मेरे भाई ने नफरत के खिलाफ यात्रा की। हम सत्य और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। वायनाड के लोग सबकी मदद करते हैं। 13 नवंबर को वायनाड में उपचुनाव है। बीजेपी ने कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद रही नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार प्रियंका गांधी पर हमला कर रही हैं। उनका आरोप है कि गांधी परिवार वायनाड को सिर्फ एक विकल्प या दूसरी सीट के रूप में देख रहा है। ये बात लोगों की समझ में आ चुकी है। एक बार सुनिए कि प्रियंका गांधी ने आज क्या क्या कहा और बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। That it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. This is a symbol of a brother's protection for his sister. I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. And I have promised that I will only strengthen the bond between you and him and between your family and my families. वही 3 लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका, यही लोग हैं। तो परिवार में ही सब घूमता है। This is not that tough election as far as we concerned. We will easily win this election.
with a high margin. राहुल गांधी का परिवार, सोनिया गांधी का परिवार, बात ये लोग लोकतंत्र में नहीं जी रहे हैं, ये लोग राजतंत्र में जी रहे हैं। इनको परिवार से बाहर कुछ दिखता ही नहीं। परिवार बात तो जनता तय करती है। जो चुनाव के बीच में जब जाता है तो जनता को तय करना है, राजनीतिक दल परिवारवाद नहीं तय करते। I don't think the people of Wayanad are ready to be fooled again as Rahul Gandhi fooled them this time in these elections in 2024. लगातार वो चुनावी राजनीति में रही है, सबको चुनाव लड़ाती रही। पहली बार उन्होंने नामांकन भरा है, ये ऐतिहासिक क्षण है। भाईजान छोड़ के गए, बहन पहुंच गई। केरला कांग्रेस में नेताओं की कमी पड़ गई ना, केरला कांग्रेस ही समझे तो कांग्रेस कभी टफ सीट या इजी सीट नहीं देखती है। ये लोगों की डिमांड के ऊपर यहाँ पे प्रियंका जी लड़ रही हैं और एक परिवार का निर्णय है। वैसे नॉमिनेशन और रोड शो के दौरान प्रियंका गांधी की बैंगनी रंग की साड़ी और उनके पूरे रोड शो में बैंगनी रंग के भरपूर इस्तेमाल की कहानी तलाशी जा रही है, जिसमें एक एंगल ये निकाला गया है कि केरल में नील कुरिंजी नाम का एक दुर्लभ फूल पाया जाता है जो बैंगनी नीले रंग का होता है। ये फूल 12 साल में एक बार खिलता है। इसका खिलना केरल में खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। महिला दिवस का रंग भी बैंगनी है। कुछ जानकार कहते हैं कि बैंगनी रंग को महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। हो सकता है इन दो वजहों से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत के लिए प्रियंका गांधी ने ये रंग चुना हो। हम इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते, लेकिन रंग वाला ये एंगल भी बहुत दिलचस्प है। वायनाड को विकल्प की तरह देखने के बीजेपी के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों को भरोसा दिया है कि वायनाड देश का ऐसा क्षेत्र है जहां से 2 सांसद हैं, एक आधिकारिक सांसद और दूसरा अनौपचारिक सांसद। दोनों वायनाड के लिए काम करेंगे। इस सब के बीच ये सवाल भी है कि क्या दक्षिण के राज्य कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार के लिए संकट मोचक रहे हैं। इसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। 1977 में जब पहली बार कांग्रेस की स्थिति ज्यादा खराब हुई और इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव हार गई, तो 1978 में वो कर्नाटक की चिकमंगलूर से चुनाव लड़ी और जीत गई। फिर 1980 में सत्ता में भी उन्होंने वापसी की। 1999 में जब सोनिया गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही थी तो वो सिर्फ गांधी परिवार की पारंपरिक सीट अमेठी नहीं बल्कि कर्नाटक की बेल्लारी से भी चुनाव लड़ी। 2019 में जब कांग्रेस की हालत फिर खराब हुई और राहुल गांधी को अमेठी में हार का अनुमान हुआ तो वो अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़े और अमेठी हारे, लेकिन वायनाड से वो जीत गए। 2024 में राहुल गांधी रायबरेली के साथ साथ वायनाड से एक बार फिर चुनाव लड़े। दोनों जगह से जीतने के बाद वायनाड की सीट प्रियंका गांधी के लिए उन्होंने छोड़ दी। वायनाड से अब खबरों के स्टीयरिंग को सीधे यूपी की राजनीति की तरफ मोड़ देते हैं, जहां लखनऊ में एक पोस्टर रिलीज हुआ है। ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन पर उनकी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया। इस पोस्टर में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया है। 24 में बरसा जनता का आशीष, दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। 2027 में यूपी विधानसभा के चुनाव हैं और समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि सरकार तो उनकी ही आएगी। बीजेपी इस पर ज्यादा तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन गोरखपुर के सांसद रवि किशन कह रहे हैं कि राजनीति में हर कोई पोस्टर लगा सकता है। हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत।